तो उसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस बताई जाएंगी वेयर यू कैन डिसाइड कि हम बाइनोमियल यूज करें या फिर ना करें। सो बाइनोमियल डिसाइड करना ये कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं या नहीं कर सकते। जो 4 पॉइंट्स हमने लास्ट लेसन में पढ़े थे ना, वो 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो मैं आपको एक मतलब रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं एंड एट द एंड हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। मर्जी से क्यों टाइपिंग हो रही है इसकी? It's binomial probability distribution. कोई भी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फुलफिल कर रहा है, उसके क्राइटेरियाज या नहीं कर रहा। वो जो क्राइटेरियाज है ना, वो 4 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट वन इज number told in advance. इसको हम कहते हैं, इस तरह से भी कहते हैं कि नंबर ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशंस। जो आपको कहा जाए कि जी इतनी रैंडमली आप लोगों को पिक करें और ऑब्जर्वेशंस लेकर आए, या आपको किसी प्रोडक्शन लॉट पर भेजा जाए और कहा जाए कि रैंडमली 15 ऑब्जेक्ट्स आप वहां से सिलेक्ट करें और उनको एनालाइज करें। सो नंबर ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशंस उनको आप कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको बताया जाता है कि स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट के बड़ा क्लियरली आपको ये चीज़ बताती जाएगी। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि दीज ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। मेरी हमें सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम फर्स्ट ट्रायल देखें तो फर्स्ट ट्रायल का सेकंड ट्रायल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। यानी अगर मैं जिस तरह, वो सिंपल एग्जांपल होती है कि अगर आप जो है वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर एक ही वार्ड है जिसमें एक ही तरह के पेशेंट्स हैं। लेट्स से कि अगर आप कार्डियक डिपार्टमेंट में गए हैं, वहाँ हार्ट ट्रबल्स के साथ जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, आप बेड ऑन बेड नंबर 2। तो हर पेशेंट, बेड नंबर 2 वाला पेशेंट कार्डियक डिपार्टमेंट में इसलिए आ गया क्योंकि बेड नंबर 1 वाला पेशेंट वहां पर मौजूद था। तो इस तरह का अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं ना, तो ये जो ट्रायल्स आपने कह दिया है, ये ट्रायल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है ना। द फर्स्ट ट्रायल हैज नथिंग टू डू विद द सेकंड ट्रायल, या फर्स्ट जो आपने ऑब्जर्वेशन ले ली है वो सेकंड ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, उसका उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि दीज ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ये ट्रायल्स टोटली इंडिपेंडेंट होंगी, एक ट्रायल की आउटकम दूसरे ट्रायल की आउटकम पे डिपेंड ही नहीं कर रही होती है। जब हम ट्रायल्स इंडिपेंडेंट कह देते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज, सैंपल स्पेस में आप ये जो आपकी ट्रायल है, आउटकम ऑफ अ ट्रायल कैन बी कैटेगराइज्ड into only 2 possibilities. वो 2 possibilities क्या होंगी? In which we are interested in, वो जो भी हमारा है लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्टडी का जो भी एरिया था, बट वी आर इंटरेस्टेड इन, उसको हम सक्सेस कह देंगे, और जो द रेस्ट ऑफ द आउटकम्स होंगी उनको हम फेलियर कह देंगे। इसके अलावा आपको आपके जो आउटकम जो ट्रायल आप परफॉर्म करते हैं ना, उसमें थर्ड कैटेगरी आपको कोई भी नहीं मिलेगी। सो इफ आई रैंडमली ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या मुझे आंसर
मिलेगा उस पे, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, गुड और बैड. If we randomly pick an object to be observed, so it could be either good or bad, या फिर आप उसको कह सकते हैं डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव. या फिर मैं उसको कह सकती हूँ इन्फेक्टेड, या फिर मैं उसको कह सकती हूँ एंड नॉन इन्फेक्टेड. दरम्यान वाली कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती है. ठीक है, ये इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड से भी आपको क्लियर होगा. हाँ, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था, ज्यादा नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है. इधर यू कैन आंसर इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड. आपका इन्फेक्शन जो था वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है आपके ब्लड काउंट का या नेगेटिव आ रहा है. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3 था. एंड नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is a constant. Whatever is the probability of success is in the first trial, it will remain same for the second and third and fourth and so on. For all trials ये same रहता है. Probability of will remain same, वो नहीं चेंज होने वाला. क्योंकि ये हमने कल भी देखा था, पर्टिकुलरली वो सारे केसेस जो जैसे आप बॉल पिक करनी है, जार में जो है वो कैंडीज हैं, उनको आपने जो कैंडी पिक करनी है बस उसको आउट कर लेना है, या कार्ड्स हैं, आपने जो कार्ड पिक करना है बस उसको आउट कर देना है, उसको वापस नहीं रखना है. तो आपका डिनोमिनेटर अगर पहले 52 था टोटल कार्ड्स के लिए, उस कार्ड को पिक करके आपने आउट कर दिया ना, तो सेकंड टर्न के लिए आपके अवेलेबल कार्ड्स 51 रह जाएंगे. ठीक है. सो विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस को हम यूं कंसीडर कर सकते हैं कि ये कॉज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो पहली ट्रायल में थी वही आने वाली हर ट्रायल के लिए होगी. सो विद रिप्लेसमेंट समटाइम्स मेंशन कर दिया और समटाइम्स जहाँ पर नहीं बताया जाता, यू कैन एनालाइज कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो पहली ट्रायल के लिए है क्या बाकी आने वाली सब ट्रायल्स के लिए सेम है या नहीं है. सो व्हेनेवर दीज 4 पॉइंट्स आर फुलफिल्ड, आप अपनी स्टेटमेंट पर, अपने क्वेश्चन पर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशंस के साथ प्रोसीड कर सकते हैं. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ कि जहाँ पर ये हमने कैटेगराइज किया ना अपनी ट्रायल की आउटकम्स को, तो ये जो आउटकम्स होती है ना, इनको आप कह लें कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स है. टू पॉसिबिलिटीज, और ये जो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पर क्या इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक जार है, आई हैव टू पिक सर्टेन आइटम्स फ्रॉम दैट जार, और उस जार में जो आइटम्स रखे हुए हैं वो डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है मेरे पास. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है इसमें? अगर मैं एक आइटम को पिक किया, मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, कॉमन नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं. लेकिन ये जो एक आइटम मैंने पिक किया ना, आई कैन क्लियरली डिसाइड, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है. मैं इसको डिफेक्टिव डिक्लेयर कर सकती हूँ या फिर मैं इसको नॉन डिफेक्टिव डिक्लेयर कर सकती हूँ. मैं कंफ्यूज नहीं हो रही ना कि मैं इसको डिफेक्टिव कहूँ या नॉन डिफेक्टिव कहूँ, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है. यानी कि दोनों कैटेगरीज में मुझे कंफ्यूजन नहीं हो रही है कि मैं इसको यहाँ पर डिफेक्टिव वालों में रखूँ या फिर नॉन डिफेक्टिव वालों में रख दूँ. कि आइटम आपने पिक की, यू कैन क्लियरली डिसाइड टू पुट इट ऑन नॉन डिफेक्टिव.
या फिर आप उसको क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि डिफेक्टिव में ही रख दें इसको। ये कैटेगरीज बड़ी जो होती है ना शार्प होती हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती इसमें कि हमने जो ट्रायल किया था, जो आपके सामने उसका आउटकम आया है, वो आउटकम सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा। हम इसमें इंडिसिसिव नहीं रहते ना, हम बड़ा क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियरली यू कैन डिस्टिंग्विश कि ये जो पिक्ड हमारी ट्रायल का आउटकम था, इन विच कैटेगरी वी कैन कीप इट, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, गुड और बैड में, यानी इन शॉर्ट मैं उसको सक्सेस कह सकती हूँ या फिर फेलियर कह सकती हूँ। वी आर नॉट कंफ्यूज्ड। तो ये पॉइंट्स जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इनको कह लें कि ये रूट पॉइंट्स हैं, इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और ये आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स हियर। द फर्स्ट वन इज, ये वही वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। इनको इन्हीं के वर्ड्स में, इन्हीं की फॉर्मेलिटी जो है ना वो रखते हुए आप इनको यूं कह लेंगे कर लेना आप, ताकि आपके वो वर्ड्स आप उनको यूज करने के यूज टू हो जाएं। A single trial has two possible outcomes, success या फिर failure, and the most important is कि these are mutually exclusive. Number 2, a fixed number n of trials take place. आपको पहले से बता दिया जाता है कि ट्रायल्स करने कितने हैं आपने। There is no confusion. आपके हाथ में अगर मैं कॉइन पकड़ा देती हूँ और आपसे कहती हूँ कि कॉइन को टॉस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी हाउ मेनी टाइम्स। सो अगर मैं आपसे कह दूं कि कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करें, तो दैट मीन्स कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो दैट वुड बी द केस ऑफ बायनोमियल। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि कॉइन को टॉस करते जाएं, बस पता नहीं कितनी टाइम्स आपने करना है, आपके पास जो ही जो है ना 10 हेड्स आ जाएं कंप्लीट में, तो आप टॉसिंग जो है ना वो स्टॉप कर देना। तो इस वाली मेरी स्टेटमेंट में आपको शुरू में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले नहीं पता चलेगा कि हाउ मेनी ट्रायल्स यू आर बीन गिवन। बस आपको ये कह दिया कि 10 सक्सेसेस आपको मिल जाएंगी, तो स्टॉप हो जाना। अब ये नहीं पता कि कितनी ट्रायल्स पे हमें 10 सक्सेसेस मिलेंगी। तो ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, तो हम इस केस को बायनोमियल में नहीं लेकर आएंगे कि जब आपसे कहा 10 सक्सेसेस तक ट्रायल्स करते चले जाएं, पता नहीं कितनी ट्रायल्स थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स शुरू में बता दी जाए कि हाउ मेनी ट्रायल्स यू कैन डू। नंबर 3 इज द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, ये भी हमने सीख लिया। नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आगे जाने वाली ट्रायल्स के लिए चेंज नहीं होने वाला। ऐसा सिनेरियो नहीं लेना जिसमें कार्ड को आपने आउट किया। पहले 52 कार्ड्स में से आपने सिलेक्शन की थी, तो अब आपके पास 51 कार्ड्स में से सेकंड सिलेक्शन आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसा वाला केस हमारा बायनोमियल में नहीं आएगा। तो बायनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड रिमेन द सेम। जो सिंपल है ना वो समझना, नंबर ऑफ सक्सेसेस जो होती है ना वो वेरिएबल होगा मेरा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको 5 ट्रायल्स मैंने अलाउ कर दी हैं कि आप लोग जो है ना कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करना, तो हो सकता है कि 5 कॉइन टॉसिंग में आपको किसी भी टाइम हेड नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको 1 टाइम हेड मिले, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, फुल स्टॉप। क्योंकि 5 ट्रायल्स में से आपको 6 हेड्स तो नजर नहीं आ सकते हैं। तो इस केस में मेरा वेरिएबल 5 से ज्यादा नहीं हो सकता और मेरा वेरिएबल 0 से कम वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता। ये जो एक्स वेरिएबल है ना, ये नंबर ऑफ सक्सेसेस है जो पॉसिबल हो सकती है, नंबर ऑफ पॉसिबल सक्सेसेस कहना चाहिए। सो नंबर ऑफ पॉसिबल सक्सेसेस को आपका वेरिएबल जो है ना वो उसका नाम हमने रख दिया कि ये नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है ये वेरिएशन में है, कभी 0 भी हो सकती है, मे बी 1 हो जाए, मे बी 2 हो जाए। तो रैंडम वेरिएबल तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं ये कहूँगी कि दिस वेरिएबल इज रैंडम, लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ये। सो इटसेल्फ ये जो नोटेशन अब मैं लिखने लगी हूँ ना, ये जो एक्सप्रेशन है, ये
वो 4 पॉइंट्स आप अलग अलग एक्सप्लेन करें, पूरा उसका जो है वो स्याको सबाक बताएं। उसके बजाय सिर्फ हम ये नोटेशन यूज कर लेते हैं कि एक्स वेरिएबल इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर नंबर ऑफ ट्रायल्स n are allowed and probability of success for each single trial, एक अकेली ट्रायल में probability of success जो है वो p होगी। और जब मैंने ये बाइनोमियल की बात यहाँ पर लिख दी है ना, तो ये इनडायरेक्टली वो सब 4 पॉइंट्स कम्युनिकेट कर देगी कि एन ट्रायल्स जो है वो सब की सब इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट ट्रायल के लिए जो पी था वही आने वाली हर ट्रायल के लिए वही होगा, और 2 ही कैटेगरीज होंगी हर ट्रायल के आउटकम्स के लिए, सक्सेस होगी या फिर फेलियर होगी, और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगी। सो हम इस एक्सप्रेशन में वो सारे के सारे 4 पॉइंट्स इन अदर वर्ड्स मौजूद हैं। जब आप यूं एक्सप्लेन कर देते हैं ना कि एक्स वेरिएबल इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दिस वन, तो पीडीएफ इसका होगा NCX p raised to power x and q raised to power n minus x। जो q होता है वो 1 माइनस p होता है। ये आपने याद रखना है कि 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये q का आंसर मिलेगा, एंड q टेल्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। दो ही बातें थी ना, सक्सेस और फेलियर। इफ सक्सेस इज p तो q जाहिर सी बात है कि फेलियर को शो करता है। ये आपका जो एक्सप्रेशन है इसको मैथ्स में आप लोग फंक्शन भी कहते हैं ना, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फंक्शन। कोई भी जब आप फंक्शन लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल की डोमेन बताना हमें बहुत ज़रूरी है। सो माय वेरिएबल इज हैविंग डोमेन, 0 से स्टार्ट होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और मैक्सिमम आउट ऑफ n ट्रायल्स n सक्सेसेस आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आप जा सकते हैं। सो हमारे वेरिएबल की डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी आपको कहा जाए कि ये पीडीएफ आप लिखें फंक्शन फॉर्मेट में, इसको मेंशन कर दें, तो याद रखिएगा कि ये आपके वेरिएबल की डोमेन मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर हमारा फंक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है। सो ये बात हो गई। अब हम एक्सरसाइज 7A की तरफ मूव करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे ना, नहीं होगा हमसे? यस मैम, मैंने पूछना है क्वेश्चन 4 का पार्ट बी। क्वेश्चन 4 का वो मैंने इरेज कर दिया, और क्वेश्चन 4 का पार्ट भी अभी फिलहाल हमने ऑन होल्ड किया हुआ है। थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो फिर मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगी। फिर बाकी हो गए हैं। वेरी गुड। और ये जो एटलीस्ट 4 वाला था 6 क्वेश्चन का, ये बी पार्ट, इसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम आई थी? एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट हम कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। सो ग्रेटर कितना हम जाएं? 7 तक मैक्सिमम हम जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड प्लस 7, ये प्रोबेबिलिटीज आप इसमें ऐड कर देंगे। वैसे क्या यही एक प्रोसीजर है? नहीं, वो एग्जैक्टली 3 वाली जो है 1 2 3 वाली निकाल के अगर निकाली हो तो उनको माइनस कर सकते हैं टोटल में से, वो भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली। सो हम जो है ना वो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यूं फील हो रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, और उसका पर्टिकुलरली ये जो डी पार्ट है, इस पे इन्होंने कह दिया मोर देन 2। सो मोर देन 2 तो है, लेकिन हाउ मेनी टर्म्स वी हैव टू कैलकुलेट एंड ऐड, वो बहुत ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगी। तो हम इसका शॉर्टकट वे दूसरा जो है वो देख सकते हैं, एंड दैट वुड बी यहाँ पर probability of x more than 2। so more than 2, more than 2 में अगर आप देखें तो मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स 9 है। सो 0 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9। और अब अगर मैं मोर देन 2 को हाईलाइट करूँ ना, तो मोर देन 2 में 2 तो इंक्लूसिव नहीं है,
बट ये सब पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स पे मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद ऐड करना होगी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप नोटिस करें तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, यानी मैं इन 3 पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके उसको 1 में से माइनस कर दूं। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एंड इक्वल टू 2। सो इफ इक्वालिटी इज हियर तो इस साइड पर इक्वालिटी नहीं होगी, और अगर यहाँ इक्वालिटी होती है तो फिर यहाँ आप इक्वालिटी नहीं लेकर आएंगे, अगर तो आप 2 ही यहाँ मेंशन कर रहे हैं। सो ये चीज़ भी आप डिस्क्रीट के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर साइन है तो यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट लेस देन तो होता है, लेकिन इक्वल टू जरूर यूज करें। और अगर यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेट से होता तो फिर यहाँ पर हमें इक्वालिटी यूज नहीं करनी चाहिए। ये आप याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें उन्होंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, स्पेसिफिकली फॉर बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल। ये फॉर्मूला जो होता है ये काफ़ी हेल्प आउट करता है, जहाँ पर नेक्स्ट आने वाली टर्म्स की प्रोबेबिलिटीज जब आप टेबल बना रहे होते हैं ना, तो आप कंपैरेटिवली आसानी के साथ उनको मेंशन कर सकते हैं बगैर अपना पीडीएफ यूज़ किए हुए। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको कि किस तरह से ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सपेरिमेंट जो था उसमें मेरे पास वेरिएबल 0, 1, 2 एंड 3 ये वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं ना, इफ द सक्सेस इज टेकन एज नंबर ऑफ हेड्स और इवन इफ नंबर ऑफ टेल्स को मैं सक्सेस कंसीडर कर रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी हमने जब टेबल कंस्ट्रक्ट किया था तो 0 के लिए दैट वाज 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना था। इस पर मैं ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मुझे ये वाली टर्म्स मैंने कंप्लीट करनी है, अभी पता नहीं है। मैंने जब टेबल कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो मैंने ये फर्स्ट टर्म कैलकुलेट की, बल्कि आप यूँ कह लें सेकेंड भी अभी हमने कैलकुलेट नहीं की हुई है। सो अब मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करके हम बैठ गए, अब हम सेकेंड के लिए आंसर लेना चाहते हैं। सो इफ यू हैव कैलकुलेटेड द आंसर फॉर द प्रीवियस टर्म, ठीक है, उसको आर कह दें आप। सो लेट्स से कि यहाँ पर मेरा जो आर है वो 0 है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ और वो 1/8 है। ठीक है, तो आर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली आप समझ लें कि वो 0 है। अब मैं इस फॉर्मूला को यूज करने लगी हूँ। प्रोबेबिलिटी एक्स है, सॉरी ये एक्स इज इक्वल टू, हाँ एक्स इज इक्वल टू 0 था ना, तो उसमें से आर की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रही हूँ, आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पी का आंसर क्या होगा इस वाले केस में? चांस ऑफ सक्सेस फॉर सिंगल ट्रायल क्या था? 1/8। नहीं, एक ही ट्रायल के लिए मैं कॉइन को सिर्फ एक मर्तबा टॉस करूं तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 1/2 होगी। तो हम पी होता है आपकी प्रोबेबिलिटी ओनली फॉर सिंगल ट्रायल, एक अकेली ट्रायल में आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड योर पी। ये आपने याद रखना है। सो ये मेरे पास 1/2 है। पी को मैंने इनपुट किया, एन का मतलब है कि कितने कॉइन्स लेकर या कितनी ट्रायल्स के बाद आपकी एक रीडिंग कंप्लीट हो रही है। सो एन इज 3 है और आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर देखी थी तो वो मैंने 0 डिसाइड की हुई है, 0 इज है। अगेन अगर इफ p इज 1/2 तो q 1/2 होगा और r + 1 का मतलब है 0 + 1। तो आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इनपुट कर दें तो वो 1/8 है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर मेरे पास 3, तो यहाँ पर मेरा आंसर 1 आ रहा है। सो 3/8। आप नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख लें 3/8। इसी तरह अब इस 3/8 को आप यूज करें यहाँ पे
और इसका जो मल्टीपल होगा वो p है, तो p इज 1/2, n was 3। यहाँ पर अब मैं r क्या लूँ? r का मतलब होता है कि आप जो प्रोबेबिलिटी लिखना चाह रहे हैं ना, हाँ वेरी गुड, उससे प्रीवियस वैल्यू आपके रैंडम वेरिएबल की, तो वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1/2 ही होगा, और यहाँ पर r+1 हो जाएगा। तो r मेरे पास प्रीवियस वेरिएबल की वैल्यू थी 1, और +1 मैंने उसमें करना ही है। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 - 1 is 2 एंड 1 + 1 2 होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 3/8 ही सिर्फ रह जाएगा। यहाँ पर आप 3/8 लिख लें। सो दैट इज एन अदर वे, यानी इस फॉर्मूला को हम प्रूफ तो नहीं करेंगे, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद रखने के सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज को यूज करते हुए किस तरह रिलेट करना है सिखाया हुआ। हाउ कैन यू कैलकुलेट द सक्सेसिव कमिंग प्रोबेबिलिटीज यूजिंग द प्रीवियस, एग्जैक्टली एक ही स्टेप जो प्रीवियस प्रोबेबिलिटी होगी उसको यूज करते हुए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको प्रूफ हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो मैंने सर्कल किया हुआ ना, ये फॉर्मूला आपने याद रखिए, दिस इज द फॉर्मूला। 8th क्वेश्चन हमने नहीं करना है, दैट्स इट। 7B एक्सरसाइज जो है इसमें एक्चुअली उन्होंने आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई है, उन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही। फुलफिल करता है इनको। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वाइट हो गई थी, अब आ रही है आवाज मेरी? बहुत खराब आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रही है। सेकेंड में इट विल टेक अ मिनट, मैं स्विच करती हूँ कनेक्शन। आप देखें कि अब कुछ क्लियर हुई है वॉइस, या अभी भी डिस्टॉर्टेड है? यस मैम अब ठीक है। ओके,
सो हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस हम देखते हैं कि उनमें बाइनोमियल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। वो जो 4 पॉइंट्स है ना वो आपने जहन में रखने हैं। सो द फर्स्ट सिचुएशन इज दिस वन, अ फेयर क्यूबिकल डाइस इज रोल्ड 10 टाइम्स। ठीक है, सो डाइस है और बता दिया आपको कि आपने उसको 10 टाइम्स रोल करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 4s 4 5s एंड 3 6। तो इसमें कौन सा पॉइंट है ऐसा जो फुलफिल नहीं हो रहा, या फिर सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं? मैम इसमें ऑप्शन दो नहीं है, मतलब सक्सेस और फेलियर। इसमें ऑप्शंस दो नहीं है, इसमें 3 4 से और 4 5 से और 3 6 से। एग्जैक्टली उसने हमें एट अ टाइम कह दिया है कि फॉर एग्जांपल डाइस मैं आपके हाथ में दे रही हूँ ना, और मैं आपसे कह रही हूँ कि डाइस को रोल करना है आपने 10 टाइम्स। अब अगर आप पहली ट्रायल करते हैं तो पहली ट्रायल में आपको 5 मिल गया तो आप उसको भी सक्सेस ले रहे हैं, अगर 4 मिल गया उसको भी सक्सेस ले लेंगे, 6 मिल गया तो उसको भी सक्सेस ले लेंगे। तो फिर ये क्या बात हुई? ये तो सक्सेस सक्सेस सक्सेस, काफी सारी चीजें सक्सेस बन गई हैं। सो इसको हम बायनोमियल में नहीं लेकर आ सकते हैं ना, यानी मैं इनडिसिसिव हो जाऊंगी कि मैं इसको भी सक्सेस में ले जाऊं और इसको भी सक्सेस में ले जाऊं, तो फिर फेलियर जो है वो 1 2 और 3 ये 3 चीजें फेलियर्स हो जाएंगी। अगर वो यूं कह देते ना कि आप डाइस को रोल करें एंड 6 डॉट्स आर योर सक्सेस, तो फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। फिर मैं कह देती कि 6 डॉट्स हैं या फिर मैं कह देती कि नॉट 6, तो फिर बात आसान थी। अब यहाँ पर एक कैटेगरी नहीं है, ज्यादा कैटेगरीज दी हुई है। वो अलग बात है कि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट थी, मुझे नंबर ऑफ ट्रायल्स भी स्टार्ट में बता दिए हैं जो कि इंडिपेंडेंट थी, सारा कुछ सही चल रहा था। सिर्फ ये पॉइंट फुलफिल नहीं हो रहा कि आपकी हर ट्रायल की आउटकम की सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, ये बात नहीं फुलफिल हो रही है। सेकंड वाले पर आइए। A fair coin is spun until a head occurs. मैंने आपके हाथ में कॉइन पकड़ा दिया और मैंने कहा कॉइन को टॉस करते जाएं, बस पता नहीं कितने टाइम्स करना है लेकिन करते जाएं। आपको जो ही हेड आ जाएगा तो स्टॉप हो जाना। Find the probability that 8 spins are necessary, including the one on which the head occurs. तो कॉइन को टॉस जब मैं करूँ ना तो हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है, सही बात है। अब मैं इंटरेस्टेड हेड्स पर हूँ, तो इसका मतलब है कि हेड इज सक्सेस एंड नॉट हेड इज फेलियर। कैटेगरीज भी 2 हो गई हैं। कौन सी बात ऐसी है जो आपको इनकम्प्लीट फील हो रही है कि बायनोमियल का कोई पॉइंट रह गया? वो कौन सा पॉइंट है? नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं बताएंगे कितनी दफ़ा स्पेंड करना है हमने। एग्जैक्टली आपको स्ट्रेट अवे कह दिया कि आप कॉइन को टॉस करते चले जाएं, करते चले जाएं, बस जो आपको हेड मिलेगा तो आपने स्टॉप हो जाना है। अब फिर वो आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इस चीज की बताएं कि 8 जो था ना आपने टॉसिंग के बाद आपको एक हेड मिल गया। इसमें नंबर ऑफ हेड्स मेरा वेरिएबल नहीं है, मेरी सक्सेस कुछ और है, कहानी कुछ और है। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, वो बाइनोमियल लेकिन नहीं होती है, उसको हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन हम आई गेस नहीं करेंगे, हम बाइनोमियल पे ही रहेंगे। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स आर नॉट फिक्स्ड, वो हमें शुरू में नहीं बताया हुआ। ये वाला पॉइंट इसका नहीं फुलफिल हो रहा। सो इट्स नॉट बाइनोमियल, इट्स नॉट बाइनोमियल। 6 पे सी वाले पे आ जाएं। अ जार कंटेन्स 49 balls numbered 1 to 49. 6 of the balls are selected at random. Find the probability that 4 of the 6 have an even score. इवन स्कोर में इसका मतलब है कि हम इंटरेस्टेड हैं। तो ये बात तो समझ आ गई हमें कि सक्सेस इज इवन नंबर्स। सो नॉट इवन को मैं फेलियर कह सकती हूँ। इवन एंड नॉट इवन 2 कैटेगरीज हो गई हैं। दूसरी बात उसने मुझे बता दिया कि 49 बॉल्स हैं टोटल, और उसमें से उसने मुझे कहा है कि यू हैव टू पिक द 6 बॉल्स। इसका मतलब है मुझे एन भी पता चल गया कि आई हैव टू डू द 6 ट्रायल्स।
क्या ट्रायल्स ये इंडिपेंडेंट हैं? 6 of the balls are selected at random. ये नहीं बताया इन्होंने। अगर वो मुझे इस तरह से कह देते ना कि 6 बॉल्स आप पिक करें लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब है कि पहली बॉल जो पिक करी आपने उसको आउट कर दें, बस वापस नहीं रखना। तो लेट्स से इफ इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या मैं इसको बाइनोमियल कह सकती हूँ? नो मैम, अगर नहीं कह सकते ना, ये 1 2 3 4 5 और 6, मैंने जो 6 बॉल्स पिक करने हैं ना, मैंने उनके लिए फ्रैक्शन लिख दिया है। पहली पिक पे मेरा इवन नंबर होगा तो उसका डिनोमिनेटर तो 49 ही होगा, और अगर दूसरा मैं करती हूँ तो वो फिर 48 रह जाएंगी बॉल्स जार में, क्योंकि मैंने ये पहली वाली जो बॉल थी उसको आउट कर दिया, तो मेरी फ्रैक्शन चेंज होती जाएगी ना। न्यूमरेटर तो जो भी होगा हम काउंट कर लेंगे कि 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, तो मुझे यहाँ से काउंट मिल जाएगा कि मेरे 49 में कितने इवन्स होते हैं। तो लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल के लिए नहीं सेम है, तो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है जब तक वो हमें ये नहीं बता देते ना कि 6 बॉल्स आपने विदाउट रिप्लेसमेंट करने हैं या फिर आपने विद रिप्लेसमेंट करने हैं। इफ दे टेल अस कि विद रिप्लेसमेंट करें तो फिर आप क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल में ले जाएंगे? यस मैम। यस मैम। फिर बाइनोमियल में ले जाएंगे, और अगर विदाउट कहेंगे तो फिर नहीं बाइनोमियल में हम लेकर जाएंगे, विद पर ले आएंगे। सो ये इस तरह से केसेस उन्होंने ये रीजंस यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। ये आप चेक कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल, A card is selected at random from a standard pack of 52 cards. The suit of the card is recorded and the card is replaced. Suit मैंने रिकॉर्ड किया ना, यानी मैंने नोटिस किया कि ये हार्ट है या ये डायमंड है, बस उसका जो लोगो बना हुआ था वो मैंने नोटिस कर लिया, उसको मैंने कार्ड इज रीप्लेस्ड वापस रख दिया। This process is repeated to give a total of 16 selections. 16 selections करनी है। So, अभी तक की इंफॉर्मेशन मुझे जितनी पता चल रही है, बाइनोमियल के पॉइंट्स हो रहे हैं फुलफिल। And on each occasion the card is replaced in the pack before another selection is made. Calculate the probability that exactly 5 hearts occur in the 16 selections. जो आपने 16 कार्ड्स चूज किए थे ना, उनमें से exactly 5 आपको हार्ट्स मिले, तो आप क्या बाइनोमियल यूज करेंगे? यस मैम। किन किन पॉइंट्स पर आप डिसाइड करेंगे? मैम एक तो सक्सेस बताया गया है कि सक्सेस क्या है यहाँ पे। वेरी गुड। उसने मुझे कह दिया कि हार्ट को सक्सेस रख लें और जो फेलियर और ट्रायल्स भी दिए हैं 16। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम क्या करेंगे कि हम कह देंगे कि मेरा जो वेरिएबल है वो बाइनोमियल को फॉलो करता है, 16 ट्रायल्स बता दिए हैं, और हार्ट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 13/52 होती है ना, तो 13 1s are 13 and 4, तो इसलिए इन्होंने यहाँ 1/4 लिख दिया। सो P इज 1/4। तो आप सिंपल बाइनोमियल का पीडीएफ यूज कर लें, 16C5 and 1/4 5 and 3/4, यानी कि जो हार्ट कार्ड नहीं है वो 3/4 है, और रेज टू पावर 11 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। वेरी गुड। सो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट इज, उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 3 हार्ट्स अगर, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम तो 3 जरूर आपके कार्ड जो है ना वो हार्ट के होने चाहिए। So that means greater than and equal to 3. So again ये 3 4 5 6 16 तक आप जाएंगे, काफी सारी टर्म्स हो जाएंगी, तो हम कॉम्प्लीमेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है। ये बताइए, ये समझ में आ गया? ठीक है। यस मैम, आ गया। यानी कि इन्होंने इस तरह से किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल है तो मैं फिर यहाँ पर इक्वल यूज नहीं करूंगी,
अगर मैं यहाँ पर 3 ही यूज कर रही हूँ ना, तो फिर मैं यहाँ लेस देन 3 यूज करूंगी, मैं यहाँ इक्वल यूज नहीं करूंगी। तो लेस देन 3 का मतलब, क्योंकि मेरा वेरिएबल डिस्क्रीट है ना, वो 3 से पहले क्या वैल्यू ले सकता है, 2 ही ले सकता है। मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी, लेस देन एंड इक्वल टू 2, इफ दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो ये आप इस तरह से कैलकुलेशंस में प्रोसीड कर सकते हैं। ये हो गया। जी जी, के जो प्रोबेबिलिटीज हम इसकी मालूम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की, इनको बाद में ऐड करेंगे, ऐसे ही करेंगे। हाँ, ये जो लेस आप, मुझे लगता है आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। मुझे लगा है कि आप यूं पूछना चाह रहे हैं कि इसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इनको तो आप ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद 1 में से माइनस करेंगे। आपने यही पूछा था या कोई और क्वेश्चन है? यस सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो हाँ जी, ये विद इन लेस देन इक्वल टू 2 में जितनी डोमेन आ रही है वो सारी प्रोबेबिलिटीज के लिए ऐड हो जाएगी। ये आपका हो गया। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में ये है कि उन्होंने आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस दी हुई होंगी, आपने उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि क्या हम इस पे बायनोमियल यूज कर लें या फिर ना करें। फॉर एग्जांपल, in a certain school 30% of the students are in the age group 16 to 19। एक स्कूल है, उसमें 30% स्टूडेंट जो है ना वो 16 to 19 एज ग्रुप में हैं, ये उन्होंने बता दिया। 10 students are selected at random. What is the probability that fewer than 4 of them are in the 16 to 19 age group? अगर मैं 30% 16 to 19 कह रही हूँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलेगा? 0.70। नहीं, मैं इसका जो कैटेगरीज है ना, कि एक स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने देखा कि ये 16 एंड 19 में आ रहा है, तो ठीक है, सक्सेस हो गई हमारी। और अगर वो 16 और 19 में नहीं आ रहा, तो फिर क्या क्या ऑप्शन हो सकती है? क्या वो एक अकेली ऑप्शन है या वो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं? मल्टीपल है, मल्टीपल है ना, क्योंकि 16 टू 19 ये एक ग्रुप है, तो 16 से अगर मैं लेस वाली साइड पर चली जाऊं तो यहाँ भी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, और 19 से ग्रेटर साइड पर उन्होंने बाकी परसेंटेजेस का कुछ नहीं कहा। 10 students are chosen, and what is the probability that fewer than 4 of them are in 16 to 19 age group? So, अगर तो हम साथ में मेंशन कर देंगे कि अगर तो 19 एज से बड़ी एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो स्कूल का पार्ट है ही नहीं है, तो फिर तो हम इसको ले सकते हैं कि जी 2 ही कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर वो भी स्कूल में स्टूडेंट्स का पार्ट है, तो फिर हम इसको बायनोमियल से नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन है, तो फिर ये आंसर ये बनेगा। तो आप आंसर उनको कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड ना, तो हमारे पास n भी उसने बता दिया। 30% इस ग्रुप में जा रहे हैं, तो हम p को 0.30 ले सकते हैं। लेकिन साथ आप एक्सप्लेन कर दें कि हम कैलकुलेशन इस बेस पे कर रहे हैं कि 19 प्लस में कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं है यहाँ पर, एंड सो ऑन। फिर अ फैक्ट्री मेक्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कलर्ड। मैम अगर हम 90 से ऊपर भी ले लें और 16 से कम भी ले लें, तो फिर ये बाइनोमियल नहीं हो सकता? फिर 2 कैटेगरीज नहीं ना मैं रख सकती। मेरे पास जो एक स्टूडेंट मैंने रैंडमली चूज कर लिया, उन्होंने कहा सोचेंगे क्या होगा, यानी आपने 10 हम अगर हम 3 कलर्स ले लें और उनमें से अगर हमारी सक्सेस सिर्फ रेड हो, तो फिर ये नहीं हो सकता मैम? फिर वो फिर तो हो सकता है ना, वही बात ना मैम। यहाँ पे भी 16 to 19 की बताएगा सक्सेस। 16 to 19 एज ग्रुप ही हमारी सक्सेस होगी। लेकिन साथ आप ये बता दें उनको कि अगर
16 और जो 60 यानी मेरा एक तो है 16 to 19, इसको मैं सक्सेस लिख देती हूँ और लिख देती हूँ 16 to 19 और फिर फेलियर मेरे पास क्या होगा, नॉट हायर और लोअर दोनों नहीं होंगे 16 to, हाँ नॉट 16 to 19। सो अगर क्लियरली कैटेगरीज यही है ना दो, तो फिर हम इस पे बायनोमियल लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप ये बता के ना कि अगर तो ये बिल्कुल इस तरह से कैटेगरीज हैं तो हम बायनोमियल पे इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बता के, if the 10 students were chosen by picking 10 who were sitting together at lunch, explain why a binomial distribution might no longer be suitable। वो कहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स को पिक करो, लेकिन सिर्फ वही वाले 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि लंच टाइम में इकट्ठे बैठे हुए थे सारे, फिर आपने क्यों नहीं इसको बायनोमियल में आप इसको ले, कौन सा पॉइंट आपको लग रहा है उन चारों में से नहीं फुलफिल हो रहा? लंच टाइम में जो इकट्ठे बैठे होते हैं वो कौन होते हैं? क्लास फेलोज ही होते हैं ना, वो एक जैसे ही सब लोग इकट्ठे बैठे होंगे और उन्हीं को लेकर उन्हीं को स्टडी करना, तो फिर ये रैंडम नहीं होगा, इस चीज को हम रैंडम नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर ये रैंडम सिलेक्शन नहीं है, आपने सिर्फ ब्रेक सबकी एक एट ए टाइम तो नहीं होती, आपकी यूनिवर्सिटी में भी सबका ब्रेक टाइम एक ही वक्त में तो नहीं हो जाता है ना, कुछ क्लासेस का ब्रेक टाइम एक वक्त में है, फिर बाकी स्टूडेंट्स की क्लासेस हो रही होती हैं, तो एक वक्त में जिन लोगों की ब्रेक होगी ना वो सारे एक जैसे होंगे। तो आपने फिर ये जो कहा ना कि 10 स्टूडेंट्स को आपने रैंडमली लिया है, वो रैंडमली नहीं आपने चूज किया, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स, फिर 16 to 19 वाले जो स्टूडेंट्स थे वो सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, वो तो सभी की सभी सक्सेसेस हो जाएंगी ना, उसमें फिर फेलियर्स तो कहीं नजर ही नहीं आएंगी। तो आप अपनी हर सिलेक्शन को सक्सेस और फेलियर में कैसे लेकर जा सकते हैं, ये आपको समझ आई है? यस मैम, आ गई है। फॉर एग्जाम्पल यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ, लेट से अगर 16 to 19 एज ग्रुप के बच्चों की इकट्ठी ब्रेक हुई हुई है सबकी, ये सब लोग ब्रेक टाइम पर यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं। अब आप इन्हीं में से जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हो, ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्व करने के लिए आपने एक स्टूडेंट जो था उसको सिलेक्ट कर लिया। एक स्टूडेंट जो आपने सिलेक्ट किया है, अब आप मुझे बताएं क्या वो इक्वली पॉसिबल है कि वो 16 to 19 में भी होगा, और हो सकता है कि वो 16 और 19 में ना हो, ऐसा हो सकता है? नॉट, यानी ये फेलियर कंसीडर हो, यानी एक ही जो आपका उसको क्या कहना चाहिए, ट्रायल थी आपकी, उसके आउटकम्स आपके इक्वली प्रोबेबल हैं। या डिपेंडेंसी कोई नजर आ रही है आपको कि अगर पहला आपका स्टूडेंट 16 to 19 वाला हुआ तो दूसरा स्टूडेंट लाजमी बात है कि वो भी 16 to 19 वाला ही होगा। आपकी क्लास है ना, आप सब लोगों की ब्रेक एट अ टाइम हो गई है, या आपका जो सेकंड सेक्शन है आप ही के बिल्कुल बैचमेट है लेकिन सेक्शन कोई और है, उनकी भी ब्रेक आपके साथ हुई है, तो आप सब लोग लंच टाइम में इकट्ठे बैठे हुए हैं। मैं कोई भी एक रैंडमली अगर पिक करती हूँ तो सेकंड भी मेरे पास उसी एज ग्रुप में आएगा, कोई डिपेंडेंसी है? डिपेंडेंसी हो जाएगी ना, एग्जैक्टली अगर पहला 16 to 19 में से स्टूडेंट पिक हो गया था तो दूसरा भी 16 और 19 में से होगा, डिपेंडेंसी है। और अगर ब्रेक टाइम जो था वो छोटे बच्चों का था, यानी 6 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स के एज ग्रुप का ब्रेक टाइम था, वो सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो अगर पहला स्टूडेंट मैंने जो पिक किया वो 6 to 10 एज ग्रुप में, तो लाजमी बात है दूसरा स्टूडेंट इसी एज ग्रुप में होगा ना, तो हमारी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट नहीं रहती हैं इस केस में। सो हम इस वजह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि एज per the explanation provided in B part,
trials are not independent. अगर पहला student, if the first selected student is in the age group 16 to 19, then it is definite that other selected student will be from the age group 16 to 19, क्योंकि इकट्ठे बैठे हुए हैं, उधर से ही आप पिक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी के चांसेस हैं. तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस आपको दी हुई होंगी. ये आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ने हैं. मैं आपको क्वेश्चंस कुछ असाइन करती हूँ, उसमें भी आपको कुछ इस तरह से स्टेटमेंट्स दी होंगी वेयर यू हैव टू चूज कि हम बायनोमियल अप्लाई करें या फिर ना अप्लाई करें, और फिर अगर बायनोमियल अप्लाई करते हैं तो उनके आंसर्स आपने देखने होंगे, कैलकुलेट करने होंगे. तो इट्स जस्ट क्लास वर्क एक्टिविटी. मैम अटेंडेंस भी ले लें? जी वो भी मैं साथ साथ ले लेती हूँ, मैं आपको ये असाइन करके. मैं अभी इसको असाइन कर देती हूँ, फिर मैं इसका टर्निंग इन टाइम भी दे देती हूँ. ताकि टीचर को भी आइडिया रहे कि हु डिड इन द क्लास और क्लास के बाद में किसने किया था. आप लोगों को ये एक्टिविटी मिल गई होगी. आप लोग स्टार्ट करें, फिर मैं भी आपके साथ ओपन करके हम इसको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक यू जस्ट हैव टू पिक यस और नो कि ये बाइनोमियल का केस है या नहीं है. मैं वन सबको ज्वाइनिंग ऑप्शन देके फिर देन आई विल फाइनलाइज द अटेंडेंस. क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें आपने क्या ऑप्शन लिए, यस और नो? Asking 200 people if they watch ABC News. Yes, ma'am. अगर आप 200 में से किसी एक को लेते हैं, एक तो वो 200 people आर इंडिपेंडेंट, हर किसी की अपनी मर्जी होती है ना, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती उनकी पसंद या नापसंद. फिर ABC न्यूज़ यस और नो में आंसर मिलेगा. सो कैटेगराइज भी हम कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में. Okay, and for question number 2, asking 20 people how old they are. आपको जो आंसर्स मिलेंगे क्या वो 2 ही कैटेगरीज हैं उनकी? नो मैम. सो ये हम बाय में नहीं लेकर आ सकते हैं.
मल्टी में हाँ में भी हम ले जाएं, बट बायनोमियल में नहीं आ सकता ये। थर्ड में देखिए, रोलिंग अ डाई अंटिल अ 6 अपीयर्स, पता नहीं डाइस को रोल करना है हाउ मेनी टाइम्स, ये नहीं पता, लेकिन तब तक करते चले जाएं जब तक आपको 6 डॉट्स नजर आएंगे। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑब्वियस हमें कर रही है इस चीज को कि n की इंफॉर्मेशन नहीं है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर मिसिंग। गुड, नेक्स्ट अब आप देखें। यस। गुड, आप लोग क्वेश्चन करते जाएं, मैं अटेंडेंस फाइनल कर लेती हूँ। So absents are मोहम्मद सुलेमान फारूक एब्सेंट हैं, मोहम्मद मेहदी एब्सेंट हैं, उस्मान अफजल, उस्मान रशीद, वलीद अमजद, अली इरफान, मोहम्मद नुमान मलिक, राना मैम नजम। नुमान मलिक प्रेजेंट। मैम नुमान मलिक प्रेजेंट। ओके, मैम सैरिश प्रेजेंट। मैम अली मैम इरफान प्रेजेंट है, उसका का इशू आ रहा है। ओके सैरिश, लेट मी चेक। मैंने नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको नहीं मैंने एब्सेंट मार्क किया हुआ। सैरिश को मैं सिर्फ एब्सेंट्स के नाम ले रही हूँ, वो आप नोटिस कर लें। मोहम्मद सुलेमान फारूक इज एब्सेंट, मोहम्मद मेहदी, उस्मान अफजल, उस्मान रशीद, वलीद अमजद, अली इरफान, राना नजम, मैम अली हैदर। अली का नेट का इशू आ रहा है।
मेहरानुल हसन एब्सेंट है। अली हैदर, अली इरफान। अली इरफान। अच्छा ओके, इंटरनेट का इशू आ रहा है। उन्होंने ज्वाइन किया था क्लास को? मैम किया था, कह तो रहा था, लेकिन कहते हैं दिन वो कह रहा था बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, मैंने उसको कॉल की थी सिम पे। वलीद अहमद प्रेजेंट मैम अच्छा, 0121। ओके। Walid is present and मैम राना नजम प्रेजेंट। राना नजम, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैम इधर ही था, बस आ गया। पता क्या होता है, मैं सिर्फ इसको एक मर्तबा नोटिस नहीं करती हूँ, मैं काफी दफा नोटिस करती हूँ। तो काफी दफा नोटिस किया मैंने और एब्सेंट मार्क किया और अभी आप क्लास में आ गए हैं। ऐसा ना किया करें क्योंकि ये टाइम बहुत आप लोगों की फाइनल। कोई बात नहीं, इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपकी जो एग्जाम है ना वो कोई बात नहीं। मैं आपके एग्जाम्स फाइनल कैंपस में होने हैं तो मुझे ये फिक्र भी होती है कि आपको कोई परेशानी ना हो तैयारी में, इसलिए आपको मैं थोड़ा पंक्चुअल बनाने के लिए भी इस तरह से करती हूँ। अच्छा ये बात बताइए कि जो जहाँ आपने डिसीजंस लेने थे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में, वो आपके डिसीजंस हो गए हैं? यस मैम। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आए कि हम क्या डिसाइड यस करें मैम, इसको? मैंने 8 क्वेश्चन में पूछना है एक बात। मैम ये 4 क्वेश्चन यस नंबर होगा या नो 8 होगा? किस क्वेश्चन नंबर में यस और नो के लिए? 4 4 में टॉसिंग अ कॉइन 20 टाइम्स टू सी हाउ मेनी टेल्स अकर। आप कॉइन को 20 टाइम्स टॉस करें। अब आप नोटिस करें कि हाउ मेनी टेल्स अकर, इसका मतलब है टेल वाज द वेरिएबल ऑफ सक्सेस। तो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जो पहली ट्रायल पर टेल के चांस था 1/2, वही लास्ट तक रहेगा। तो हम यस लें या नो लें? यस आएगा। हाँ यस आएगा, क्योंकि उसने आपको एन भी तो बता दिया ना कि 20 टाइम्स आपने इसको टॉस करना है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, आप पूछ रही थी क्वेश्चन नंबर 8 में। यस मैम, मैं इसमें n पूछना चाह रही हूँ। अगर एग्जैक्टली 2 करना है तो इसमें, और नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स के बाद है, तो इसका मतलब n 5 हुआ इधर। नहीं 4 होगा n। यानी कि लेकिन प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की तो आ गई है ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा नेक्स्ट 4 की है, तो फिर n 5 नहीं होना चाहिए। The probability that a certain kind of component will survive a shock test is 3/4. Certain kind of component, उन्होंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट कंपोनेंट हमने टेस्ट किया तो 3, और एक कंपोनेंट से आप बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। ये एक उन्होंने ओवरऑल आपको व्यू दिया था कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है उसकी। Find the probability that exactly 2 of the next 4 components tested survive. नहीं, ये next 4 का उससे नहीं कोई भी ताल्लुक है, बस आप 4 रखें ट्रायल्स। 4 ही है इधर। ओके। यानी इसको आप इस तरह से लेना कि मैंने आपको अब भेजा है और कहा है कि अभी से ऑनवर्ड जो प्रोडक्शन हो रही है ना, तो वो वाली 4 आप उसमें से कोई सी पिक करके तो टेस्ट कर लें, और उन 4 में से देखेंगे कितनी आपकी डिफेक्टिव्स हैं। तो एग्जैक्टली 2 पे चांस देखना है आपने। अटेंडेंस का मुझे आप अगेन बता दीजिएगा। मोहम्मद सुलेमान एब्सेंट हैं। मैं मेरे वो एक्टिविटी खुल ही नहीं रही। क्यों नहीं ओपन हो रही? पता नहीं मैम, क्लिक कर रहा हूँ ऑप्शन भी आ रही है वहाँ पे असाइनमेंट में, पर क्लिक कर रहा हूँ वो खुल ही नहीं रही।
तो मैं इस तरह से करती हूँ कि राना नजम को अलग से असाइन कर देते हैं हम। यस मैम। मैं इसका लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ चैट ऑप्शन में। यस मैम, लिंक कर दें मैम, जनरल चैट में कर दीजिएगा। यही जो हमारी ये वाली है। ये मैंने ये जो लेसन की चैट ऑप्शन है इसमें भेज दिया है। पोस्ट ऑप्शन में भी मैं भेज देती हूँ। अब आपका ओपन हो गया ये फॉर्म्स वाला पेज। मैं वो टीम्स का पासवर्ड लगा रहा हूँ, एक मैं बस लगा के बताता हूँ आपको। सेवंथ क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है। एट्थ में भी इट्स ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ रेयर ब्लड डिजीज इज 0.4। ये आपको एक जनरल व्यू बता रहे होते हैं। जैसे आजकल मैं आपसे कह दूं कि अगर किसी पेशेंट को कोरोना हो जाता है तो उसका रिकवरी रेट क्या होगा या चांस ऑफ रिकवरी क्या होगा। तो ये मैं सिर्फ उस एक पेशेंट की नहीं बात बता रही हूँ, आपको ओवरऑल व्यू बता रही हूँ कि हर जो सिलेक्टेड पेशेंट आपके पास आएगा तो उसके ठीक हो गया, उसके सर्वाइवल चांसेस क्या होंगे। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि हर जो ट्रायल है, हर जो पेशेंट है, उसके रिकवर होने के चांसेस क्या होंगे, वो इन्होंने बताए होते हैं। So recovery chances are 0.4 if 15 people are known to have contracted this disease. What is the probability that exactly 5 survive? So recovers from disease जो कहा है वो भी सर्वाइवल को ही बता रहा होता है ना। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी है और जो वो पूछ रहा है वो दोनों बातें सेम होनी चाहिए। If the probability of recovery is given, तो आपका वेरिएबल ऑफ सक्सेस सर्वाइवरशिप ही होगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। वो ना मेरा गलती से सबमिट हो गया, मैं अभी कर रही थी आंसर्स। ओके, आपको अब जो लिंक है उसमें से ओपन करके दोबारा ऑप्शन नहीं आती है या वो मेरे ख्याल से आई गेस ओनली वंस चांस की ऑप्शन होती है। ओनली वंस की होती है ऑप्शन। अच्छा ओके, लेट मी असाइन अगेन। मैम ये 10th वाला जरा समझा दें। अच्छा ओके, मैं 1 मिनट ये साइन कर दूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। A large chain retailer purchases a certain kind of electronic device from a manufacturer
The manufacturer indicates that the defective rate of the device is 3%. यानी वो डिवाइस डिफेक्टिव होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 3% है. The inspector randomly picks 20 items from the shipment. अब उसने 20 items randomly pick कर लिए हैं. What is the probability that there will be at least one defective? At least one का मतलब है greater than and equal to 1. तो greater than and equal to 1 कहाँ तक जाए हम? 1 होगा या फिर 2 होगा. यानी आपने probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 20 तक जाना है. At least 1 का यही मतलब है ना, greater than and equal to 20. तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं. यस मैम, बस 0 के निकाल के माइनस करना है. एग्जैक्टली हम फिर कॉम्प्लीमेंट वाली ऑप्शन जो है ना वो यूज कर सकते हैं. लाइबा को मैं ये असाइन कर देती हूँ. लाइबा आप देखें आपको मिल गए क्विज. यस मैम मिल गया, थैंक यू. वेलकम. तो ये जो 10th वाला है in this particular case what you have to do is at least one. n आपके पास 20 है, डिवाइस डिफेक्टिव हो गई, लेकिन क्या वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम. ये आपने ध्यान रखना होता है कि जो वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है तो वो फिर पूछ भी उसी के बारे में रहा हो. सो इफ n इज 20 तो फिर आप इसको p 0.03 ले लें और q आपके पास 0.97 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, एट लीस्ट 1 का ये मतलब है. वैसे अगर आप एट लीस्ट 1 पर जाएंगे तो what you have to do is probability of 1 plus probability of 2 और ऐड करते चले जाएं आप probability of 20 तक. या अदर वे राउंड ये हो सकता है, इफ इक्वालिटी इज हियर 1 माइनस, यहाँ पर इक्वालिटी यूज ना करें, लेस देन 1 करते हैं. सो लेस देन 1 में तो एक ही ऑप्शन होती है ना, x इज इक्वल टू 0. तो ये ऑप्शन लेकर आप इसको स्टडी कर सकते हैं. सो और कोई क्वेश्चन जिसने ट्रबल दी हो या हो गया सब? मैम और कोई क्विज वगैरह की अनाउंसमेंट तो नहीं है जिसने कर लिया जाए? जी क्विज की कोई लाइबा फिर से अनाउंसमेंट पूछे. नहीं मैंने कोई इसकी तो नहीं कोई अनाउंसमेंट की हुई. ओके मैम, बस फिर जिसने सबमिट कर बस ये दिया वो मैंने जाए आपको ना. हो जाए बस ठीक है. जो सबमिट कराते जा रहे हैं यू मे लीव द सेशन. क्विज सॉर्ट ऑफ सेम इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे. तो बाकी एक्सरसाइज आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और मिसलेनियस में भी जो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उससे रेलेवेंट होंगे वो भी आप कर लीजिएगा. बाकी जो सबमिट कराते जा रहे हैं 6th वाले का 6th वाला 6 में उन्होंने कहा है कि रोलिंग अ डाई टू सी इफ
of 5 appears, आप एक डाइस को रोल करते हैं, तो मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि 5 डॉट्स आए हैं या नहीं आए, तो अब आप डिसाइड करें कि इसको मैं बाइनोमियल में लेकर जा सकती हूँ या नहीं। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन 5 डॉट्स। तो बताइए n = 1 डाइस होगा को फिर रोल करने फिर चला जाएगा। ठीक है, ये मेरा गलत हो। और इस स्टेटमेंट में मैम, ये भी चीज पता चली थी कि आपने सिर्फ ओनली वंस यू हैव टू रोल द डाइस। जी मैम 9 और 10 का बताइएगा। 9 और 10। 9 ओके। 9th में है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ रेयर ब्लड प्रेशर इज 0.4। ये प्रोबेबिलिटी बताई है उन्होंने कि एक पेशेंट रिकवर कर जाता है, वो 0.4 है। अब ऐसे 15 पेशेंट्स आपके पास आपने सिलेक्ट करने हैं, उनको स्टडी करना है। सो ये आपकी नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ऑब्जर्वेशन जो आपने लेनी है वो 15 है। और दूसरी बात ये कि एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट के हालात वाक़यात फ़र्क होते हैं ना, तो कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है कि अब पहले पेशेंट को डिजीज़ है तो सेकंड को भी होगी लाजमी है डिजीज़, क्योंकि ये कोई इस तरह की पेंडेमिक डिजीज़ नहीं है, ब्लड डिजीज़ है ये। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 सर्वाइव? 15 में से 5 सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि वो रिकवर कर जाते हैं। तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी रिकवर की बताई हुई है, उसको आप P ले लेंगे। If P is 0.4 तो Q आपके लिए 1 minus 0.4 यानी 0.6 हो जाएगा। N आपके पास 15 है, तो आपने प्रोबेबिलिटी X is equal to 5 कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मैं आपको इसको लिख भी देती हूँ। You can take the picture as well. P is 0.4. 15 ऑब्जर्वेशंस लेनी है, 15 पेशेंट्स को देखना है और वो इंडिपेंडेंट ही है, डिपेंडेंसी नहीं है, तो n is 15। और if p is 0.4 तो q आपके पास 1 minus p होता है ना, वो 0.6 हो जाएगा। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आपने कैलकुलेट करनी है, उन्होंने कहा एग्जैक्टली 5 सर्वाइव कर जाएंगे, तो x is equal to 5 पे प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। That would be equal to 15 C5, 0.4 raised to power 5 and 0.6 raised to power 15 minus 5। ठीक है, और 10th वाला जो है वो मैंने एक्सप्लेन इस तरह से किया था कि डिफेक्टिव्स, ये जो आपको प्रोबेबिलिटी बताई हुई है, अगर वो आपसे पूछता ना कि डिफेक्टिव्स की लिए ही आप कैलकुलेट करें, तो इसी को फिर आपने P लेना है। So P in other words is 0.03, 3% का यही मतलब होता है ना। तो Q जो है वो आपको मिलेगा 0.97। तो उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्ट करें 20 आइटम्स को जो आपने रैंडमली पिक किए हैं। सो ये n is equal to 20 है, और बस अब उन्होंने एटलीस्ट 1 के लिए कहा है ना, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 का मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आपने 20 तक जाना है, वो बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगी जिनको आप ऐड करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद। ये मैंने कहाँ पे किया था, यहाँ पे। सो ये 20 टर्म्स आप कैलकुलेट करें और उनको ऐड करें, दैट विल गिव यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी। तो शॉर्टकट वे उसका ये भी हो सकता है कि आप इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 कर दें। तो लेस देन 1 में तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा ना, आप x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें और उसको 1 में से माइनस कर दें। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछने? हम ये सुलेमान फारूक की प्रेजेंट कर दें। इतना आप सुलेमान फारूक, सुलेमान अब तो मुझे लगता है मैनी चेंजेस कर दिया उसने एग्जीक्यूट, हालांकि 321 हो गए थे। ओके, वेलकम। सो और कोई क्वेश्चन आप लोगों का?
ये क्वेश्चनर कंप्लीट कर लीजिएगा आप सब लोग।